नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे उत्तराखंड के तमाम खबरों की तरफ। सबसे पहला रुख जहां पर सीएम धामी ने जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा से मुलाकात की। इस मुलाकात में उत्तराखंड में अध्ययनरत जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर के विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने मंत्री सतीश शर्मा को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड में पढ़ाई कर रहे सभी 1665 जम्मू कश्मीर के छात्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। राज्य सरकार उनके सहयोग के लिए हर स्तर पर प्रतिबद्ध है। इस मुलाकात में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बीच समन्वय को और सशक्त बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक भंडारा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों का उद्देश्य जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सेवा बताया और समाज सेवा में सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। वहीं सीएम धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों पर जोर देते हुए कहा कि यात्रा के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और श्रद्धालु इसकी शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यात्रा में सहयोग करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद भी दिया और कहा कि यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुखद अनुभव के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि देश भर से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उत्तराखंड में पढ़ाई कर रही हैं, जिनमें कश्मीर के छात्र भी शामिल हैं। इन छात्रों के अभिभावकों की चिंता दूर करने के लिए राज्य सरकार ने सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हों, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और ये एक तरह से बहुत बड़ा मैं कहूँ कि पर्व भी कहिए इसको, और एक तरह से राज्य के लिए एक बहुत लोगों को इसका इंतजार रहता है कि चारधाम यात्रा आएगी तो जहां हमारे यात्रा में सहयोग करने वाले स्टेक होल्डर्स, हमारे व्यापारी बंधु, होटलियर्स, हमारे गाइड, टैक्सी वाले, दुकान वाले, व्यापारी, सभी लोगों को इंतजार रहता है और बड़ा उत्साह रहता है। अभी 2 दिन पहले मैंने ऋषिकेश में जाकर जो चारधाम यात्रा का हमारा जहां से शिविर है, उस शिविर में जहां रजिस्ट्रेशन होते हैं, अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, पहला पड़ाव होता है, वहां उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारी अपने अंतिम पायदान पर है। इस संदर्भ में प्रदेश सरकार और बीजेपी संगठन दोनों अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि यात्रा की तैयारी को लेकर सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है। संबंधित विभागों के विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा की तैयारी का जायजा ले रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। 2 मई को केदारनाथ धाम में मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री उपस्थित रहेंगे, जबकि अन्य विभागीय मंत्री भी चारों धामों में मौजूद होंगे। राज्य सरकार तीर्थयात्रियों की यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कार्य योजनाएं बनाई गई हैं। बीजेपी संगठन और राज्य सरकार सभी लोगों के लिए यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सहयोग प्रदान करेंगे। पूरी तैयारी मुख्यमंत्री जी ने लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। यात्रा से जुड़े हुए सब अधिकारियों को काम सौंप दिया गया है और हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो यात्रा क्षेत्र की जरूरत है वहां पर मुख्यमंत्री का जाना हो चुका है और 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी कपाट खोलने की तिथि में प्रमुख स्थानों पर रहेंगे। चारों धाम के कपाट में सरकार के मंत्रीगणों का रहना होगा और हम पूरे भारत की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है, यहाँ की आर्थिक का स्रोत है, वो यात्रा बहुत प्रभावी रूप से और निर्विरोध संपन्न होगी और उत्तराखंड अब जहाँ धार्मिक यात्रा का केंद्र बनेगा। कश्मीर की घटना के बाद मैं कह सकता हूँ कि पूरे विश्व का जो ग्रीष्मकालीन पर्यटक है वो उत्तराखंड पर आएगा।
तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं का चारधाम यात्रा में आने का रास्ता बंद हो गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए पाकिस्तान से 77 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इस बार चारधाम यात्रा के लिए यूनाइटेड स्टेट, नेपाल और मलेशिया से सबसे अधिक पंजीकरण किए गए हैं। आपको बता दें कि 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 21 लाख पार हो चुका है। इसमें विदेशों से 24,729 यात्रियों ने यात्रा पर आने के लिए पंजीकरण कराया है, जिसमें पाकिस्तान से पंजीकरण कराने वालों की संख्या 77 है। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले से पूरे देश में आक्रोश है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले लोगों को वीजा न देने के साथ भारत में रह रहे पाकिस्तानी लोगों को 48 घंटे के भीतर वापस लौटने का सख्त निर्णय भी सुना दिया है। पहलगाम की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वैश्विक घटना है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और जो दिवंगत आत्मा है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। पहलगाम की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वैश्विक घटना है। मैं 26/11 हो या पठानकोट, हर बार कहानी एक जैसी होती है। भारत पर हमला होता है, निर्दोष मारे जाते हैं, सबूत सामने आते हैं और पाकिस्तान एक बार फिर वही पुराना जांच का नाटक शुरू कर देता है। आज फिर वही हुआ। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका देश इस हमले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और भरोसेमंद जांच में सहयोग करेगा। लेकिन क्या ये भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि 26/11 के बाद भारत ने सबूतों के ढेर दिए, जांच आयोग भेजा, लेकिन हुआ क्या? कसाब को छोड़ दीजिए, बाकी गुनहगार आज भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। पठानकोट और उरी में भी यही कहानी दोहराई गई। अब फिर वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान पर अब भी भरोसा किया जा सकता है या फिर अब वक्त आ चुका है भारत अपनी नीति में निर्णायक बदलाव करे। इस बयान के बाद काकुल सैन्य अकादमी की जमीन से खड़े होकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज एक बार फिर जांच सहयोग का वही पुराना कार्ड खेला है। बोले पाकिस्तान पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच में मदद करेगा। लेकिन क्या ये कोई नई बात है? तो उत्तर है नहीं। हमने 26/11 देखा, पठानकोट झेला, उरी पुलवामा तक। हर हमले के बाद पाकिस्तान ने पहले तो नकारा, फिर जांच के नाम पर वक्त खींचा और नतीजा साजिशकर्ता आज भी खुले में घूम रहे हैं। इस मामले पर राजस्थान के बूंदी से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घटी आतंकी घटना से पूरा देश दुखी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आगे उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवाद की घटना घटी उसको पूरे देश ने व्यतीत किया। पूरा देश उससे दुखी है। बूंदी के अंदर, कोटा के अंदर भी लोग दुखी हैं। ऐसी आतंकवाद की किसी घटना के प्रति पूरा देश और विशेष रूप से पूरे विश्व ने भी आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आतंकवाद की किसी घटना जो इस देश में घटेगी वो असहनीय है और उसको आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक और फैसले लड़ाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने पहल की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शहबाज शरीफ के इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया। बोले, उन्होंने तो पहले हमले के अस्तित्व को ही नकारा था। उल्टा कहा कि हमला भारत ने खुद कराया है और अब कहते हैं हमें अफसोस है। उन्होंने तो पहले ये तस्लीम ही नहीं किया कि पहलगाम में कुछ हुआ। सबसे पहले क्या कहा उन्होंने? कहा कि ये हिंदुस्तान ने खुद कराया। अब जिन लोगों ने पहले ही हमारे ऊपर ही जो है इल्ज़ाम तलाशी की, अब उसके बाद तो फिर मुश्किल है ना और कुछ कहना। बाकी मैं उनकी बातों में कोई ज़्यादा तबसरा करना नहीं चाहता हूँ। जो हुआ बड़ा अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। वहीं इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल से बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने पाकिस्तान को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि क्या चोर कभी अपनी चोरी की जांच करता है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डर के कारण
ऐसा कह रहे हैं। देखिए, जांच क्या करेंगे? चोर कभी चोरी का जांच कर सकते हैं क्या? पाकिस्तान से ही आए थे लोग, हर जगह से दिख रहा है, और इसका ऑलरेडी कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है। पाकिस्तान में भी लोग चिल्ला रहे हैं कि हम पीछे हम पीछे। बाकी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो डर के मारे बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है। ये डर अच्छा है, डर रहना चाहिए। वो प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर्ड जब रहेंगे हम मारेंगे नहीं, जब प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे, अनप्रिपेयर्ड रहेंगे तभी मारेंगे। सवाल साफ है कि क्या दुनिया फिर से पाकिस्तान की इस पुरानी स्क्रिप्ट पर भरोसा करेगी, या अब समय है कि जवाब उसी भाषा में दिया जाए जो पाकिस्तान समझता है। क्योंकि जांच की बात अब बेमानी लगती है। वक्त अब उस नीति का है जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में दिखाई दी थी। पहले वार फिर बयान। क्या भारत अब वही रणनीति अपनाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बता। चलिए अब खबरों की ओर रुख करेंगे। विकास नगर के एक निजी होटल में कांग्रेस जनों द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के चक्राता विधानसभा विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी शामिल हुए। इस बैठक में प्रीतम सिंह ने 30 अप्रैल को देहरादून में होने वाली जनसभा के बारे में चर्चा की और उसे सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया। उन्होंने अहमदाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित किए गए प्रस्तावों की जानकारी भी दी। प्रीतम सिंह ने बताया कि 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे देश में जनसभाएं और रैलियां आयोजित की जाएंगी। इसके बारे में उन्होंने मीडिया को भी जानकारी दी। आइए जानते हैं कांग्रेस पार्टी के चक्राता विधानसभा विधायक प्रीतम सिंह का क्या कुछ कहना है। आज जो बैठक कार्यकर्ताओं के साथ हुई है, अहमदाबाद के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन था। उस अधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित हुए और उसी कड़ी में राष्ट्रीय नेतृत्व ने 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच पूरे देश के अंदर कांग्रेस के लोगों का आह्वान किया है कि वो जनसभा और रैली करके संविधान के विपरीत जो सरकार आचरण कर रही है, संविधान को जो पैरों तले कुचलने का काम सरकार कर रही है, उसके विरोध में संघर्ष करने का काम करे। उसी कड़ी में मैं यहाँ पर आया था और अपने साथियों से इस संबंध में विचार विमर्श हुआ और हमारे तमाम साथी जो है 30 अप्रैल को जो देहरादून के अंदर जनसभा होने जा रही है, उसमें प्रतिभाग करने का काम करें। आज जो बैठक कार्यकर्ताओं के साथ हुई है, अहमदाबाद के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन था। देहरादून में 15वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया। उत्तराखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न राज्यों से 300 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन के मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी को खेल को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। देखिए, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 15th नेशनल चैम्पियनशिप ताइक्वांडो के आज इस शुभारंभ का मुझे करने का अवसर मिला। उसमें हमें उनके संरक्षक के रूप में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और आदरणीय पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी के मार्गदर्शन में आज ये मंच साझा किया गया। निश्चित रूप से हमारे पूरे प्रदेश भर से जो बच्चे यहाँ पर आज ताइक्वांडो की कंपटीशन या चैंपियनशिप के रूप में यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, उनसे एक मिलने का अवसर और जिस प्रकार से स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलना चाहिए, जिस प्रकार से स्पोर्ट्स ने आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 15th नेशनल चैंपियनशिप तो वही चारधाम यात्रा के लिए 24 घंटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए यूपीसीएल ने विशेष इंतजाम किए हैं। खासकर बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए डबल फीडर सप्लाई सिस्टम तैयार किया गया है। इसी के साथ ही केदारनाथ के लिए एक तीसरा फीडर भी तैयार किया गया है, जिससे सप्लाई में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन मदन राम आर्य ने बताया कि कठिन भौगोलिक क्षेत्र में 24 घंटे बिजली सप्लाई देना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उनकी टीम इसे बखूबी अंजाम दे रही है। उन्होंने ये भी बताया कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में नए सब स्टेशन स्थापित करने के लिए जमीन मिल गई है, जिससे भविष्य में बिजली सप्लाई और भी सुविधाजनक हो जाएगी। के माध्यम से पूरी हम अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को अवगत कराना चाहता हूं कि अभी जितने भी 4 धाम हैं हमारे उत्तराखंड में, चारों धामों की विद्युत व्यवस्था के लिए हमारा
पूरा इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम हमने कर लिए। मैं एक एक करके आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं केदारनाथ लेता हूँ। केदारनाथ में हमने विद्युत सप्लाई के लिए 3 फीडर का इंतजाम कर रखा है। अभी 3 अल्टरनेट फीडर है हमारे पास। एक मेन फीडर है तो उसके साथ अल्टरनेट व्यवस्था। अगर किसी फीडर में कोई दिक्कत आती है तो दूसरा फीडर चलेगा। दोनों में भी खराब होती है हम तीसरा फीडर चलाएंगे। पूरा पुख्ता इंतजाम कर रखा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक जाम एक विकराल समस्या बन गई है। खासकर वीकेंड में स्थित और भी बिगड़ जाती है जब शनिवार शाम में से सोमवार सुबह तक शहर की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है। वाहन रेंगते हुए नजर आते हैं जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब चारधाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन की शुरुआत के साथ पुलिस प्रशासन के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई है। उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि शहर में सड़कों की क्षमता 40 से 42 हजार वाहनों की है, जबकि औसतन यहां 1.5 लाख वाहन होते हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए प्रशासन ने कई कदम उठाए, जिनमें ट्रैफिक लाइट्स की संख्या बढ़ाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल है। देहरादून के डीएम सवीन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने भी इस मुद्दे को लेकर कड़े कदम उठाए हैं, जिससे 11 नए जंक्शनों पर ट्रैफिक लाइट्स इंस्टॉल करना और पार्किंग सिस्टम को सुधारने की योजना है। जी, इसमें ऐसा है कि क्योंकि यातायात प्रबंधन में जो यातायात एनफोर्समेंट है जो पुलिस करती है वो एक हिस्सा है, और उसके अलावा बहुत सारी और एजेंसीज़ का रोल हो जाता है जो पुलिस द्वारा बॉटलनेक्स ट्रैफिक के आइडेंटिफाई किए गए हैं, या जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ आइडेंटिफाई किए गए हैं, या जहां पर अन्य पार्किंग स्थलों के डेवलप किए जाने की आवश्यकता है। तो ये जो अध्ययन हुआ, जो आज जिस पर प्रस्तुतिकरण भी हुआ और विचार विमर्श हुआ, कि जो ट्रैफिक फ्लो है लगभग, अगर हम देहरादून की ही बात करें तो यहाँ के एक सर्वे के अनुसार यहाँ का जो क्षमता है, यहाँ के सड़कों की वाहनों की जो संख्या है वो करीब 40 से 42 हज़ार है। देखिए, ट्रैफिक कंट्रोल के कई एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो हम जो अपनी ट्रैफिक लाइट्स हैं उनको इनेबल करें एआई बेस्ड, जो कि हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में व्यवस्था है अभी, जिससे एक पर्टिकुलर स्ट्रेच का पॉज हो सके, और वो जो पॉज है उसको मैनेज करना बहुत आवश्यक है। इसी वजह से इसी से हमारा जो स्मूथ मूवमेंट है डिफरेंट डायरेक्शंस में वो इनेबल हो सकेगा। सेकंड, कई सारे जंक्शंस पे ट्रैफिक लाइट्स अभी तक नहीं थी, तो अभी हमने 11 ट्रैफिक लाइट्स नई सैंक्शन कर दी हैं, उनका बिड आउट भी हो चुका है एंड दे आर नाउ बीइंग इंस्टॉल्ड। सो वी आर होपफुल कि बाय नेक्स्ट मंथ। और वहीं केदारनाथ में मौसम बिगड़ गया है और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कड़ाके की ठंड के साथ बर्फबारी हो रही है। सुबह धूप निकलने के बाद दोपहर में बादल और बारिश का मौसम देखा गया है। रात का तापमान -2 से 3 डिग्री तक पहुंच चुका है। पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी हर दिन हो रही है, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे विकासनगर की ओर रुख, जहां की डाक पत्थर पुलिस चौकी में शनिवार को भीषण आग लग गई। आग चौकी इंचार्ज विवेक भंडारी के आवासीय रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इस हादसे में कमरे का सारा सामान जलकर के खाक हो गया, जिसमें अलमारी, बेड, कपड़े और जरूरी कागजात शामिल थे। आग इतनी तेजी से फैली कि पुलिसकर्मियों को तुरंत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। गनीमत रही कि आग आसपास के अन्य पुलिस आवासों तक नहीं पहुंची और किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। फायर सर्विस की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और वहीं उत्तराखंड के टिहरी जिले के तोता घाटी क्षेत्र में एक दुखद दुर्घटना घटी, जिसमें एक कार महादेव चट्टी के पास 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। ये कार लक्ष्मण झूला से श्रीनगर की ओर जा रही थी। वाहन में केवल एक व्यक्ति सवार था, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। देवप्रयाग थाने से सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और जिला पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। विषम परिस्थितियों के बावजूद कड़ी मशक्कत के बाद शव को घटनास्थल से कौड़ियाला तक राफ्ट में लाया गया। शव को अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला पुलिस को सुपुर्द किया गया। और वहीं चमोली जिले के कपीरी पट्टी क्षेत्र में
गवाड़ गांव के जंगलों में बीती रात आग लगने से सैकड़ों बांज, बुरांश और काफल के पेड़ जलकर के नष्ट हो गए। इसी के साथ ही वन्य संपदा को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आग बुझाने के लिए गांव के लोगों ने अपनी जान पर खेलकर रात भर कड़ी मुशक्कत की। विनोद कंडवाल, दिनेश कंडवाल, आशीष कंडवाल, महेंद्र कंडवाल और जगदीश कंडवाल जैसे स्थानीय लोगों ने जंगल में जाकर आग पर काबू पाया। गांव वासियों का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर आग लगाई थी, जिससे नुकसान हुआ। वहीं मसूरी माल रोड पर शनिवार शाम को एक बाहरी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के सड़क किनारे फल चाट बेचा जा रहा था, जिसके विरोध में मसूरी टेंडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने किया। इस दौरान बाहरी व्यक्ति ने रजत अग्रवाल के साथ अभद्रता की और हाथापाई की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मसूरी पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई की और आरोपी की हिरासत में लेकर के मसूरी कुलरी चौकी ले गया। रजत अग्रवाल ने बताया कि घटना एक बड़े सुरक्षा मुद्दे की ओर इशारा करती है, क्योंकि बाहरी लोग बिना वेरिफिकेशन के मसूरी में आकर काम कर रहे हैं, जो स्थानीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से अपील की कि बाहरी लोगों को वेरिफिकेशन बड़े स्तर पर किया जाए और जिन मकान मालिकों ने बिना वेरिफिकेशन के किराए पर लोग रखे हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मसूरी पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वहाँ देखते ही पाया कि ये एक व्यक्ति ज़मीन पे बैठ के टेबल पे फल बेच रहा है और सारा कूड़ा आम का, सेब का साइड में डाल रहा है। तो जब उसको रोका तो पहले तो ये चुप हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा इंस्टिगेट करने लगा, बदतमीजी करने लगा कि आप कौन हैं, क्यों पूछ रहे हैं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मैं इंडियन हूँ, इस तरह की बातें पूरी मॉल रोड पे। और फिर उसी बीच में काफ़ी बहसबाजी हुई। फिर ये अब चिल्लाता रहा, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन करके पूरी मॉल रोड पे दौड़ता भागता रहा। तो पुलिस ने इसको अपने हिरासत में ले लिया है। ये कोई कर्मचारी नगर पालिका का होगा नहीं, पुलिस ट्रैफिक में और चीज़ों में उलझी हुई है, पर बहुत ही दयनीय स्थिति है। कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। इस व्यक्ति के पास ना आधार कार्ड है, ये बारलोगन जिस घर में रह रहा है वहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हो रखा। इस प्रकार के कितने लोग मसूरी में रह रहे हैं, इसका हमें कोई अनुमान नहीं है। क्या इस प्रकार के कोई भी। और वहीं हरिद्वार में जिला अधिकारी ने जिला कार्यालय सभागार में एक बैठक की, जिससे यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य करने के बारे में चर्चा की गई। पंजीकरण के लिए 26 जुलाई तक केवल 250 रुपए शुल्क लिया जाएगा, जबकि इसके बाद पंजीकरण न कराने पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। जिलाधिकारी ने सभी पात्र व्यक्तियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं। तो वैशाख अमावस्या का विशेष महत्व है, जो हिंदू धर्म में पितृदोष से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। हरिद्वार में इस दिन श्रद्धालु हर की पौड़ी पर स्नान कर रहे हैं और पिंडदान व दान पुण्य जैसे कार्यों में भाग ले रहे हैं। इन धार्मिक क्रियाओं से पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। हरिद्वार में इस मौके पर श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। तो तीर्थ नगरी ऋषिकेश की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अहम कदम उठाया है। पहले डिपार्टमेंटल स्टोर पर ताला लगने के बाद अब ऋषिकेश शहर से 2 किलोमीटर की परिधि में आने वाले शराब के सभी 10 बार पर भी ताले लगा दिए गए हैं। आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल द्वारा जारी आदेश के तहत नटराज चौक, IDPL और एम्स के पास स्थित शराब के बार को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ही बार के संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे चोरी छिपे बार संचालित न करें और आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के IMPCL दवा फैक्ट्री मोहान में एक 7 फीट लंबा इंडियन पाइथन सांप घुस गया, जिससे फैक्ट्री में काम कर रहे श्रमिक और कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वन विभाग को सूचित किया गया, जिसके बाद उनकी रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद सांप को पकड़कर विंतिया पानी नाले के जंगल में छोड़ दिया। हमले के बाद फैक्ट्री के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। आज IMPCL संस्थान मोहान के द्वारा सूचना मिली कि उनके स्टोर में एक सांप होने की सूचना प्राप्त हुई। मोहान रेस्क्यू टीम द्वारा तुरंत घटनास्थल पर जाकर सर्च किया गया। काफ़ी ढूंढ खोज के बाद किसी कोने पे इंडियन रॉक पाइथन दिखाई दिया गया, जो कि काफ़ी बोरो कट्टों के नीचे दबा हुआ था। कट्टों को हटाया गया और टीम अपने साथ
स्नैक रेस्क्यू उपकरण जो ले गई थी उनका इस्तेमाल करते हुए सफल। तो वही दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में स्थित श्रीनिकेतन अपार्टमेंट के पास झुग्गी बस्ती में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की 20 गाड़ियां मौके पर तैनात की गई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक घटनास्थल से 2 शव बरामद किए गए हैं। फिलहाल राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। अधिकारियों के मुताबिक अभी और लोगों के फंसे होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दमकल कर्मियों के साथ साथ पुलिस और आपदा राहत टीमें भी मौके पर मौजूद है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। घटना को लेकर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।